हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद अनुष्का में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई क्लास में जो कि आनुवंशिकता एवं जैव विकास का लेक्चर नंबर 5 है। आज की क्लास में हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? लिंग निर्धारण। तो लिंग निर्धारण क्या है? लिंग निर्धारण जिसके जरिए हम वो प्रक्रिया जिसके जरिए हमें पता चलता है कि जो संतान होता है वो नर होगा या फिर मादा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि लिंग निर्धारण लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि यह सुनिश्चित होता है कि होता है कि क्या लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि एक लिंगी एक लिंगी जीव में जनन की क्रिया द्वारा जनन की क्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाला संतान नर है या मादा। तो लिंग निर्धारण क्या? लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिससे हमें पता चलता है कि एक लिंगी जीव में जनन की क्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाला संतान नर है या मादा, यानी कि लड़का है या फिर लड़की। तो लिंग निर्धारण जो होता है वो लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? गुणसूत्र। किसके द्वारा? लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? गुणसूत्र के द्वारा। गुणसूत्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गुणसूत्र के द्वारा। तो ये अब जानेंगे हम कि आखिर ये गुणसूत्र क्या है। तो पहले हम गुणसूत्र को जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम आपने क्लास 9 में क्या पढ़ा होगा? कोशिका। कोशिका क्या है? वो क्या है? क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है किसकी? शरीर की, हमारे शरीर की। तो जो कोशिका होता है, कोशिका है ये, इसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक। कोशिका में क्या पाया जाता है? केंद्रक। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या है? कोशिका। और ये क्या है? केंद्रक। तो अब हम इस केंद्रक को यहाँ पे बड़ा से बनाएंगे। क्या बनाएंगे? केंद्रक। ये हमारा क्या बन गया? केंद्रक। तो केंद्रक में क्या होता है? केंद्रक में डीएनए होता है। और किस रूप में होता है वो? क्रोमेटिन धागे के रूप में। ये रही ऐसी धागे जैसी संरचना, ऐसे उलझी होती है। ये इन धागों के क्या कहते हैं? क्रोमेटिन धागे। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन धागे। ये क्रोमेटिन धागे क्या है? क्रोमेटिन धागे क्या है? डीएनए है। डीएनए डीएनए जो होता है वो किसमें? केंद्रक में क्रोमेटिन धागे के रूप में स्थित होता
डीएनए एक क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक क्या है, पदार्थ है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म लिख लेंगे, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है डीएनए का फुल फॉर्म? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए का फुल फॉर्म है। डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ जो कि केंद्रक में क्रोमैटिन धागे के रूप में स्थित होता है। अब जो क्रोमैटिन धागे होते हैं, इनमें क्या होता है, कोशिका विभाजन। क्या होगा सर? ये मतलब जब कोशिका विभाजन होगा, कोशिका विभाजन यानी जब कोशिका बटेगी, तो जी ये क्रोमैटिन धागे हैं, कोशिका विभाजन के दौरान ये जो क्रोमैटिन धागे हैं वो किसमें एक संरचना बनाएंगे। कैसी संरचना? कुछ इस तरह। ये क्या है? ऐसे बनेंगी, वो भी किस किस तरह? तो ये जो कोशिका विभाजन होता है तो इस आकार में ऐसे बनती है। रुकिए कैसे बनती है? कुछ इस तरह पे। ये इसमें क्या है? ये क्या है? डीएनए। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। तो हमने क्या देखा? तो जो कोशिका में क्या होती है? केंद्रक। और केंद्रक में क्या उपस्थित होता है? डीएनए, जो कि क्रोमैटिन धागे के रूप में होता है। उसके बाद जब क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है, तो जो ये क्रोमैटिन धागे हैं, ये इस तरह संरचना कैसे बनेगी? मतलब इस तरह के ये बनाएंगे, जो क्रोमैटिन धागे इस तरह की संरचना बनेगी, वो भी किस रूप में? इस तरह। तो जब ये इस तरह का आकार ले लेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र। और ये गुणसूत्र ही क्या करती है? लिंग का निर्धारण करती है। लिंग का निर्धारण कौन करता है? यही गुणसूत्र करती है। अब हम एक चीज और जान लेते हैं कि ये क्या है? ये हमारा क्या है? डीएनए। इसमें देखिए कंफ्यूज नहीं होगा, ये क्या है? डीएनए। खाली ये अलग अलग किसमें बदलता है? शेप में बदल। ये भी क्या है? डीएनए ही है, लेकिन ये क्या है? इसका शेप इस तरह का कोशिका विभाजन के बाद बन रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। तो ये क्या है? हमारा डीएनए। इसकी डीएनए की संरचना ऐसी होती है। तो डीएनए के जो एक छोटा सा खंड क्या कहलाता है? जीन। डीएनए का एक छोटा सा खंड क्या कहलाता है? जीन। जीन क्या है? डीएनए डीएनए का क्रियात्मक खंड है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? हम जीन कहते हैं। और ये जीन क्या करता है? ये लक्षणों का निर्धारण करता है। किसका? लक्षणों लक्षणों का निर्धारण यही करता है। कौन करता है लक्षणों का निर्धारण? जीन। तो हमने जान लिया कि गुणसूत्र क्या है। अब हम और आगे समझते हैं कि ये किस तरह से जो है नर और मादा होते हैं। अब बात आती है कि मानव में आखिर गुणसूत्र कितने होते हैं।
तो जो मानव में यानी कि मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं मानव में गुणसूत्र? जो अगर हम जोड़े में देखें तो जोड़े में 23 जोड़े होते हैं। कितने? 23 जोड़े गुणसूत्र। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? अगर हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? जोड़े की। जोड़े में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। और अगर संख्या में बात करें तो संख्या में कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र। किसमें? संख्या में। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो जोड़े में हम क्या लिखेंगे? जोड़े में 23 जोड़े। और अगर ये वो पूछता है कि संख्या में मानव में गुणसूत्र कितने संख्या में होते हैं, तो संख्या में कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। अब यहाँ पर जो आते हैं 22 जोड़े गुणसूत्र। कितने? 23 जोड़े में से जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़े गुणसूत्र, इन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम्स। क्या? ऑटोसोम्स। 22 जोड़े गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। और जो एक जोड़ा गुणसूत्र होता है, एक जोड़े गुणसूत्र, एक जोड़ा गुणसूत्र क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। लिंग गुणसूत्र। क्या हमने देखा? 23 जोड़े गुणसूत्र में से 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं। और जो एक बचा एक जोड़ा गुणसूत्र होता है, यानी कि जो 23वां इसको हम यहाँ पे 23वां जोड़ा लिख लेते हैं। क्या? 23वें जोड़े। 23वें जोड़े गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। तो ये जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ये नर और मादा में समान होते हैं। नर और मादा में कैसे होते हैं? समान। यानी कि जैसा गुणसूत्र, जो 22 जोड़ा गुणसूत्र जैसा नर में पाया जा रहा है, वैसे ही मादा में ही पाया जाएगा। लेकिन जो हमारा 23वां जोड़ा गुणसूत्र आता है, जिसको हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र, ये ये जो होता है, ये नर में अलग और मादा में अलग अलग पाया जाता है। किसमें? नर में तथा मादा में अलग 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 पाया जाता है। तो जो लिंग गुणसूत्र जो है वो नर में तथा मादा में अलग अलग पाया जाता है। जो लिंग गुणसूत्र होता है, इसी के जरिए पता चलता है कि जो होने वाली संतान है वो यानी कि वो नर है या फिर मादा। तो कैसे पता चलता है कि जो नर है उनमें नर में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं। नर में, यहाँ पे लिख लेते हैं, नर में लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र कौन कौन? एक्स और वाई होते हैं। और मादा में मादा में लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र जो होता है वो कितना होता है? वो कौन कौन होते हैं? एक्स और एक्स होते हैं। किसमें?
मादा में लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो एक्स और एक्स होते हैं, और जो नर में लिंग गुणसूत्र होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर कैसे, किस कंडीशन में नर होते हैं और किस कंडीशन में मादा होती है। तो इसको एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। हमने क्या देखा कि लिंग निर्धारण क्या है, जिसके जरिए ये सुनिश्चित होता है कि होने वाली संतान नर है मादा, और उसका निर्धारण किसके जरिए होता है, गुणसूत्र। और जो मानव में गुणसूत्र होते हैं वो कितने पाए जाते हैं, 23। अगर जोड़े की बात करें तो 23 जोड़े पाए जाते हैं, और अगर संख्या में बात करें तो 46, इस मतलब 46 गुणसूत्र ये संख्या में पाए जाते हैं। और जो बाकी जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स। और ये नर और मादा में क्या होते हैं, समान, यानी कि एक ही जैसे होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र, और ये नर तथा मादा में अलग अलग पाया जाता है। कौन कौन से होते हैं, नर में लिंग गुणसूत्र एक्स और वाई होते हैं, तथा मादा में लिंग गुणसूत्र एक्स और एक्स होते हैं। तो अब हम उस कंडीशन को जानते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक साइड लिख देते हैं नर। नर में हमें कौन कौन से मिल रहा है, एक्स और वाई, और मादा में एक्स और एक्स मिल रहा है। तो अगर ये जो एक्स है, नर वाला जो एक्स है ये मादा वाले एक्स से मिलेगा तो क्या बनाएगा, एक्स और एक्स बनाएगा। ठीक। अब फिर फिर ये वाला एक्स मादा के दूसरे वाले एक्स से मिलेगा तो फिर ये क्या बनाएगा, एक्स और एक्स बनाएगा। फिर ये वाई वाला एक्स के साथ मिलेगा इस वाले एक्स के साथ, तो क्या बनाएगा, एक्स वाई। और फिर से यही वाला वाई एक्स के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, एक्स और वाई। तो यहाँ पर क्या पता चलता है कि जब एक्स और एक्स मिलते हैं, जब एक्स और एक्स मिलेगा तो जो संतान होगी वो कैसी होगी, मादा होगी। क्या होगी, मादा। ये एक्स एक्स वाली क्या होगी, मादा। और जो एक्स वाई वाला होगा वो कौन होगा, नर होगा। कौन, नर होगा। हमने क्या देखा कि नर से हमें कौन सा गुणसूत्र मिला, एक्स वाई, मादा से एक्स एक्स। तो जब ये वाला नर वाला एक्स मादा ले एक एक्स से मिला तो क्या बना है, एक्स एक्स। फिर दूसरे वाले से मिला, फिर क्या बना है, एक्स एक्स वही वाला। फिर जब वाई वाला एक एक्स से मिला, एक्स वाई, फिर दूसरे एक्स से मिला तो एक्स वाई। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो एक्स एक्स वाला जब एक्स और एक्स मिलते हैं तो क्या होती है, जो संतान होती है वो मादा होती है। और जब एक्स और वाई मिलते हैं तो जो संतान होती है वो कैसी होती है, वो संतान नर होता है। तो यहाँ पर ये जो मादा और नर ये किस पे निर्भर करता है, ये नर पे निर्भर करता है। किस पे, नर, नर के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। किस पे, नर तथा मादा का होना नर के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है कि मादा से हमें क्या मिल रहा है, मादा से हमें एक्स एक्स ही मिल रहा है, लेकिन जो नर है उसमें हमें क्या मिल रहा है, एक्स और वाई मिल रहा है। और जब नर, अगर जो जो नर है वो अगर वाई वाला, मादा मादा से क्या हमेशा, मादा से हमेशा हमें एक्स ही मिलेगा, और नर से हमें एक्स वाई दोनों मिला। तो जब नर से वाई मिलेगा तो क्या होगी संतान, वो क्या होगी, नर होगा। और जब एक्स और नर से यक्स एक्स वाला मिलेगा तो जो संतान होगी वो मादा होगी। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं कि अगर अगर
अगर संतान अगर संतान क्या है, अगर संतान नर है तो उसे अगर संतान नर है तो उसे उसके पिता से कौन सा गुणसूत्र मिला है? वाई वाला। अगर संतान नर है तो उसे उसके पिता से वाई गुणसूत्र मिला है। और अगर अगर जो संतान मादा है तो उसे उसके पिता से उसके पिता से एक्स गुणसूत्र मिलता तो उसे उसके पिता से गुणसूत्र मिला है। यानी कि जो यहाँ पे या लड़की हो रहा है या फिर लड़का, ये किस पर निर्भर कर रहा है? पिता पर निर्भर करता है कि अगर पिता के गुणसूत्र से वाई वाला मिल रहा है, क्योंकि मादा से क्या, मादा से हमेशा एक्स ही मिलेगा, यानी कि माँ से हमेशा एक्स मिलेगा। तो ये क्या करता है, ये पिता पर डिपेंड करता है कि उसपे अगर वाई वाला मिलेगा उनसे गुणसूत्र, तो जो बच्चा होगा वो कैसा होगा? वो नर होगा। और यदि जो है कि जो पिता से क्या मिला? एक्स गुणसूत्र मिलेगा, तो जो संतान होगी वो क्या, कौन होगी? संतान जो है वो मादा होगी। तो हमारा लिंग निर्धारण वाला भी टॉपिक खत्म होता है। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? विकास पढ़ेंगे और आगे हमारा क्या टॉपिक आता है उसको पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।